क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक आपदा के फैलने से सब कुछ तबाह होने लगेगा। अब ना कोई सरकारें बची हैं, ना ही कोई कानून, और इस बर्बाद होती दुनिया के बीच एक परिवार निकल पड़ा है अपना सर्वाइवल ढूंढने। सो क्या वे अनजान खतरों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या फिर ये दुनिया उन्हें भी निगल लेगी। सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी नई सीरीज में। कहानी की शुरुआत एरिना से होती है, जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी में काम किया करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हर ओर से खबरें आने लगी कि कैसे पूरी दुनिया में एक अजीब और खतरनाक बीमारी हर ओर फैल रही है। एरिना की कंपनी में भी हालात इतने खराब थे कि सारे एम्प्लॉइज तक मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। और एरिना जब एक दिन अपनी कंपनी के वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि उसकी एक कोवर्कर बेहोश पड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, जिसे कि देख एरिना को समझ आ गया कि वो भी उसी नए इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी है। अब वो इन्फेक्शन खुद उसे न लग जाए, इसी डर से वो जल्दी से अपना सामान उठाकर घर निकलने लगती है। दरअसल एरिना का भी कुछ ही समय पहले अपने पति से डिवोर्स हुआ था और वो अब अपने इकलौते बेटे एंटोन के साथ रहती है। एरिना को याद आया कि कैसे आज जब वो सुबह अपने बेटे एंटोन और अपनी माँ के साथ पास वाले पार्क में गई थी, तब वहाँ भी एक और आदमी इन्फेक्टेड होकर गिर पड़ा था। वहीं अब तो टीवी न्यूज में भी बताया जाने लगा ये नया इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल चुका है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार जिसकी पकड़ में कोई आ जाए तो वो सिर्फ 2 ही दिनों में मारा जाता है। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका इलाज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं सरकार तो लोगों को वार्निंग देने लगी कि अब से वे घरों में ही बंद रहें और जिनकी भी आंखें सफेद होवे उनसे दूर रहें, क्योंकि आंखों का सफेद होना यही इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। सरकार ने तो पूरे शहर को चारों ओर से मिलिट्री द्वारा ब्लॉक करवा दिया था ताकि लोग बाहर ना निकल सकें। अब इन सबसे तो एरिना भी समझ गई कि बाहर के हालात जल्द ही और बिगड़ जाएंगे, इसलिए ही वो अपने ऑफिस से सीधे बेटे के स्कूल में जाती है। लेकिन उसके बेटे के स्कूल को तो मिलिट्री पहले ही घेर चुकी थी। वे अब किसी भी पेरेंट को अंदर ही नहीं जाने दे रहे। दरअसल सिर्फ आज में ही स्कूल के कई सारे बच्चे इन्फेक्टेड पाए गए हैं। इसी कारण मिलिट्री ने डर के कारण बच्चों को भी बंद कर दिया। सारे इन्फेक्टेड बच्चों को उठाकर बाहर ले जाया जा रहा था और बाहर खड़े माता पिता के विरोध के बावजूद मिलिट्री किसी को भी उनका बच्चा देने को तैयार नहीं थी। लेकिन एरिना अब दिमाग लगाते हुए अपने बेटे एंटोन को स्कूल बिल्डिंग के पिछले वाले हिस्से में आने को कहती है ताकि उसे वहाँ से निकाल सके। हालांकि मिलिट्री ने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन एरिना नीचे वाली खिड़की का कांच तोड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल ही लेती है। वहीं दूसरी ओर शहर की सीमा को भी मिलिट्री ने सील कर दिया। अब ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है। सिर्फ सरकार की राशन सप्लाई वाली गाड़ियां ही अलाउड हैं। वहीं चेक पोस्ट पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि उनकी फैमिली शहर के अंदर है और उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी आर्मी इन्फेक्शन फैलने के डर से किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। अब इन सभी लोगों में से एक आदमी सर्गे भी है। दरअसल सर्गे एरिना का एक्स हस्बैंड और एंटोन का पिता है। हालांकि उसने डिवोर्स के बाद ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसे अब भी चिंता है कि उसकी एक्स वाइफ और बेटा एंटोन शहर में फंसे हैं और वो उन्हीं को लेने शहर में घुसना चाहता था। लेकिन बाकी लोगों के साथ आर्मी ने उसे भी मना कर दिया, जिस कारण अब मजबूरी में उसे भी वापस लौटना पड़ता है। यहाँ सर्गे का घर शहर से बाहर 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, जहाँ की वो अपनी करंट पत्नी एना, उनकी बेटी नीना और अपने बेटे मीशा के साथ रहता है। अब रात को जब सर्गे अपनी पत्नी के साथ सो ही रहा था कि उसे अचानक से घर में किसी के आने की आहट हुई। अब पहले तो उसे लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन वो तो उसका पिता बोरिस निकला। अब बोरिस पहले आर्मी में काम कर चुका है, इसलिए ही वो अपने बेटे सर्गे और बहू आना को समझाने लगा कि कैसे उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि यह आपदा तो जल्द ही पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगी। हर ओर क्योस फैल जाएगा और किसी के पास भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके बाद चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, जब सरकारें ही गिर जाएंगी और कानून नहीं रहेगा तो उनका पैसा भी कोई कम नहीं आने वाला। बोरिस ने आगे कहा कि बेशक से उनका ये विला शहर से बाहर 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो लोग यहाँ भी लूटने पहुँच जाएंगे, इसलिए ही उन्हें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा और किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ की आबादी बहुत कम हो। हालांकि अब सर्गे ने कहा कि उसकी एक्स वाइफ एरिना और बेटा एंटोन अभी भी शहर के अंदर फंसे हैं, इसलिए वो पहले उन्हें लेने जा रहा है और अगर वो सुबह तक वापिस न आए तो बोरिस उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद सर्गे चला गया। हालांकि अब सर्गे को गए हुए जब कुछ समय हुआ ही था
कि बोरिस ने नोटिस किया कि एक गाड़ी में कुछ लोग आसपास के घरों में घुसकर चोरी कर रहे हैं। ठीक इसी समय उनका एक पड़ोसी लियोन भी अपनी फैमिली को लेकर भागने ही वाला था कि अब वहीं लुटेरे उसके भी घर में घुस गए। अब शुरू में लियोन को लगा कि वे लोग शायद से आर्मी में होंगे, लेकिन उन्हें देखकर उसे समझ आ गया कि ये लोग तो हालातों का फायदा उठाते हुए अमीर लोगों के घरों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। अब इस वक्त घर के अंदर लियोन की पत्नी मरीना और उसकी पहली पत्नी से हुई बेटी पोलिना मौजूद थी और वे लुटेरे अब लियोन पर हमला कर उसकी पत्नी मरीना को हैरेस करने लगते हैं। वो भी तब जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हालांकि वे उसके साथ कुछ भी गलत कर पाते कि तभी पोलिना पीछे से आकर उस आदमी के सिर पर वार कर उसे रोकने की कोशिश करती है और जब वो आदमी पोलिना की ओर भी बढ़ने लगा तो पोलिना ने आखिरकार किसी तरह से खुद को बचाकर उसे मार ही दिया। तो वहीं अब तक बाकी लुटेरे सर्गे के भी घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोरिस उन्हें अंदर से ही चेतावनी देता है कि वो पहले आर्मी में रह चुका है और उसकी गन का निशाना कभी नहीं चूकता, इसलिए वे लोग गलती से भी अंदर आने की कोशिश न करें। हालांकि वे लुटेरे वार्निंग नहीं मानते तो बोरिस को अब उनके एक साथी को मारना पड़ता है, जिससे कि बाकी लुटेरे समझ गए कि बोरिस तो सच में खतरनाक है और वे लोग अपने मरे हुए साथी की बॉडी उठाकर वहां से दूर भाग जाते हैं। वहीं अब तक लियोन और उसकी फैमिली भी सेफ बच चुके थे। तो अब सब लोगों ने साथ मिलकर फैसला किया कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बस अब उन्हें सर्गे का इंतजार था, जो कि मेन शहर में अपनी एक्स वाइफ एरिना और अपने बेटे एंटोन को लेने गया है। वहीं दूसरी ओर शहर में तो इस वक्त हर ओर क्योस फैल चुका था। एरिना ने अपने अपार्टमेंट से बाहर झांककर देखा कि हर तरफ लोग मर रहे हैं। उसे डर था कि कोई यहाँ उसके घर में न घुस जाए कि तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। एरिना ने देखा कि ये तो उसकी माँ है, लेकिन अब वो दरवाजा खोलते ही डर गई क्योंकि अब तक उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसीलिए एरिना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से उसकी माँ रोते हुए अंदर आने की विनती भी करती है, लेकिन एरिना जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को अंदर आने दिया तो वो और उसका बेटा एंटोन दोनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसे सुबह का याद भी था कि कैसे जब सुबह पार्क में वो आदमी गिरा था तो सबसे पहले उसकी माँ ने ही छुआ था, इसी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई। अब कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। एरिना ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन इस बार तो ये उसका एक्स हस्बैंड सर्गे था जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आया था। अब एरिना उसे देखते ही रो पड़ती है और थैंक्स बोलती है, जो वो अपनी पुरानी फैमिली को भूल नहीं गया और उन्हें भी लेने आ गया। अब सर्गे ने उसे सब बताया कि कैसे शुरू में आर्मी उसे अंदर नहीं घुसने दे रही थी, इसलिए ही वो एक सरकारी राशन के ट्रक में छुपकर आया है और उसने उसके ड्राइवर को बहुत बड़ी रिश्वत दी है। जिसके बाद अब जल्दी से वो एरिना और एंटोन को लेकर वापस से उसी ट्रक में जाने लगा। तभी उसने देखा कि ट्रक के आसपास का सारा ही सामान लोगों ने लूट लिया है। वहीं उन्होंने अब तक ट्रक के ड्राइवर को भी मार दिया। सो अब सर्गे को मजबूरी में ड्राइवर की बॉडी को नीचे फेंक कर खुद ट्रक चलाना पड़ता है। हालांकि इसी बीच उन्हीं लुटेरों ने ट्रक की आवाज सुन ली। सो सर्गे अब किसी तरह से उनसे बचते हुए फाइनली शहर से बाहर निकल ही जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बोरिस और उसके पूरे परिवार ने बाहर जाने से पहले खाना पानी इकट्ठा कर लिया था। इसी बीच सर्गे की करंट पत्नी एना शिकायत भी करती है कि सर्गे को अपनी एक्स वाइफ और एंटोन को बचाने नहीं जाना चाहिए था। अब तो वे उसकी फैमिली भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसने अपनी पुरानी फैमिली के लिए उन सबको रिस्क में डाल दिया। तभी उन्हें दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है और ये तो सर्गे था जो कि एरिना और एंटोन को लेकर सेफली बाहर आ गया। हालांकि अब सर्गे की दोनों पत्नियों के बीच माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है, क्योंकि एक उसकी एक्स वाइफ है तो दूसरी करंट वाइफ। तभी मीशा ने बताया कि उसे दूर से और भी गाड़ियां यहीं आती हुई दिख रही हैं और तभी जल्दी अब बीच रोड पर एक आदमी रुककर मदद मांगता है, क्योंकि उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कार में थी। अब एना चाहती थी कि उन्हें भी साथ में ले लिया जाए, लेकिन एरिना चूंकि शहर के बुरे हालात देखकर आई थी तो उसने कहा कि उन्हें तो अभी खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। लियोन ने भी कहा कि वे लोग अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। जिसके बाद अब वो आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर आगे चला जाता है। तो वहीं अब सभी लोग जल्दी से अपना सारा ही सामान और सप्लाईज लेकर 3 गाड़ियों में आगे निकलने लगे। पहली 2 गाड़ियों में सर्गे का परिवार और आखिरी एक गाड़ी में लियोन की फैमिली है। लेकिन अब उनकी बुरी किस्मत कि कुछ ही दूर जाकर सर्गे की गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, यानी कि अब उन्हें गाड़ी को टो करके गैस स्टेशन तक ले जाना होगा ताकि वहां से वे ईंधन को फिर से रिफिल कर सकें। अब लियोन ने कहा कि उसकी टो चेन तो उसके घर पर ही पड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी से जाकर उसे ले आएगा, लेकिन यहाँ उसने बाकी सबको झूठ बोला था। दरअसल लियोन सर्गे के लिए रुकना नहीं चाहता, इसलिए उसने उन सबसे झूठ बोल दिया, क्योंकि एक टो चेन तो उसकी गाड़ी में ऑलरेडी पड़ी थी। और लियोन अब रास्ता बदलकर आगे निकलने लगता
है। हालांकि अब कुछ देर बाद लियोन की पत्नी मरीना, जो कि प्रेग्नेंट थी, उसने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है और वे लोग एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं। अब गाड़ी में सिर्फ लियोन की पत्नी पोलिना बैठी थी और उसने देखा कि कई सारी गाड़ियां उन्हीं की ओर आ रही हैं। अब वो समझ गई कि ये वही लोग हैं जो कि कुछ घंटे पहले उनके घर पर हमला कर रहे थे, यानी कि अब वे बदला लेने लौट रहे हैं। तो पोलिना अब खतरे को समझकर तुरंत गाड़ी से उतरकर थोड़ी ही दूर झाड़ियों में छिप जाती है। जल्दी उसके पास उसका पिता लियोन और मरीना भी आ गए। उन्होंने देखा कि कैसे गैंग लीडर ने उनकी गाड़ी को पहचान लिया था। वे समझ गए कि लियोन की फैमिली आसपास ही कहीं छिपी है, जिसके बाद गैंग लीडर उन्हीं को खोजने को कहता है। वहीं लियोन अब अपनी फैमिली के साथ बर्फ से ढके जंगल में आगे भागने लगा, तो वहीं पीछे पीछे लुटेरे उनके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। लकीली लियोन किसी तरह से एक ढलान के नीचे छिपकर अपने परिवार को बचा लेता है, तो वहीं वे लुटेरे गुस्से में उसकी गाड़ी को ले गए। वहीं दूसरी ओर सर्गे की फैमिली अब काफी देर से लियोन के लौटने का इंतजार कर रहे थे, और अब जब इतने घंटे बीतने के बावजूद वो अब तक नहीं लौटा है, तो उन्हें शक होने लगा कि शायद से लियोन उन्हें झूठ बोलकर अपनी फैमिली के साथ भाग गया होगा। लेकिन तभी अब उन्होंने सामने से देखा कि लियोन का परिवार आगे से नहीं बल्कि उल्टी दिशा से चलते हुए आ रहा है। सर्गे समझ गया कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। लियोन तो उन्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। अब लियोन रोते हुए उन्हें सब सच बता देता है और मदद की भीख मांगता है, क्योंकि अब उसके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं बची। वहीं अगर सर्गे चाहता तो उसे यहीं छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से एक ही गाड़ी में एडजस्ट करके पास वाले गैस स्टेशन तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहाँ गैस स्टेशन का मंजर तो और बुरा था, क्योंकि उन्हीं की तरह बाकी सब लोग भी भाग रहे थे, तो हर कोई जल्द से जल्द ऑयल डालना चाहता है। तो अब सर्गे ने लियोन की फैमिली से कहा कि हमने तुम्हें यहाँ तक लिफ्ट दे दी, इसके बाद अब तुम्हें खुद से ही अपने लिए गाड़ी ढूंढनी होगी। लियोन अब आसपास घूमकर बाकी फैमिली से लिफ्ट मांगने लगता है कि वे उसकी फैमिली को यहाँ से निकलवा दें। वो इसके लिए बहुत से पैसे देने को भी तैयार था, मगर बावजूद इसके कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा था। कि इसी बीच एक औरत एक खांस रहे आदमी की ओर इशारा करके कहती है कि वो इन्फेक्टेड है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता भी है कि ऐसा कुछ नहीं, मगर अब तक तो लोग डर चुके थे और एक आदमी डर के कारण उसे चाकू मार भाग जाता है, और बाकी सब भी डर के मारे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर गैस स्टेशन को छोड़कर भागने लगते हैं। यहाँ बस लियोन और उसका परिवार ही बचे थे। उनके साथ सर्गे भी अपने परिवार के साथ बिना गैस के ही वहाँ से निकल जाता है। अब पोलिना अपने पिता लियोन से कहती भी है कि वे उस मरे हुए आदमी की गाड़ी ले सकते हैं, मगर उसमें भी इन्फेक्शन का खतरा ही था, क्योंकि उसी में वो इन्फेक्टेड आदमी आया था। तभी लियोन को गैस स्टेशन का एम्प्लॉय दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है कि वो बस उन्हें इस सर्द रात में अंदर सिर छुपाने की जगह दे दे, जिसके लिए वो आदमी मान भी गया था। लियोन देखता है कि अंदर उस आदमी ने अपने लिए बहुत सारा खाना और गैस स्टोर कर रखी थी, जिससे वो कई महीनों तक सरवाइव कर सकेगा। ऊपर से उसके इरादे भी ठीक नहीं थे और वो पोलिना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं जब लियोन ने उसका विरोध भी किया तो वह गन को निकाल लियोन के परिवार को फिर से बाहर निकाल देता है। अब तो मरीना और पोलिना भी रोने लगी थी, क्योंकि उनके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची, और अगर वे बाहर रहे तो सर्दी के मारे मारे जाएंगे। कि तभी उन्हें सर्गे वापस आता हुआ दिखाई देता है, जो कि कहता है कि उनके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे लियोन की फैमिली को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते, और फिर वो रास्ते से वापस लौट आए। अब लियोन उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि आगे से वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। वो उसे बताता भी है कि अंदर उसने काफी सारी सप्लाईज, खाना पानी और डीजल देखा है। ऊपर से वो एम्प्लॉय भी कमीना है जिसने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली, तो उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी उन्हें गैस और खाना तो सरवाइव करने के लिए चाहिए ही था। तो अब सर्गे पैसों के बहाने उस आदमी को पकड़ लेता है और पीछे से बोरिस और लियोन अंदर घुसकर उसे बंधक बना लेते हैं। वे जल्दी जल्दी से सारा खाना और गैस अपनी गाड़ी में लोड करने लगते हैं, जो कि इस समय में किसी खजाने से कम नहीं था। जबकि बाहर मीशा कंफर्म करता है कि वो मरा हुआ आदमी सच में इन्फेक्टेड नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें नॉर्मल ही है, और लोग खामखा ही उसे डर गए और उसे मार डाला, यानी कि उसकी कार सुरक्षित है। तो अब दोनों ही फैमिलीज उस कार को लियोन को दे देते हैं और स्टोर का सारा खाना और गैस लोड कर अपने सफर की ओर निकल पड़ते हैं। जाते हुए बोरिस उन्हें बताता भी है कि उसे एक जगह का पता है जहां कभी कोई और आदमी नहीं आ पाएगा। दरअसल उसने अपने लिए कैबिन बना रखा था, जो कि एक सीक्रेट लेक के किनारे पर है। उस लेक के हजारों किलोमीटर दूर तक भी कोई गाँव तक नहीं, तो वे सब वहाँ जाकर आराम से रह पाएंगे। इसके अलावा लेक से मछलियाँ पकड़कर वे उन्हें खा भी सकते हैं। तो अब दोनों ही फैमिलीज उसी लेक तक जाने लगती
है जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। मगर इस एपोकलिप्स के बीच एक वही जगह है जहाँ वे इन्फेक्शन से सुरक्षित रह पाएंगे। अब कई घंटे लगातार ड्राइविंग करने के बाद उन्हें आगे रास्ता ब्लॉक हुआ मिलता है। सभी नीचे उतरकर देखते हैं कि ये तो एक फायर ट्रक था जिसके मेंबर शायद से इन्फेक्टेड होकर मारे गए और उन्हें अभी से रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना होगा। अब ट्रक से बॉडीज को निकालने के बाद सर्गी उसकी सीट पर बैठकर ट्रक को रास्ते से हटाने लगता है और जब ट्रक को साइड में लगा वो वहां से निकल ही रहा था कि उसकी नजर पीछे वाली सीट पर मौजूद एक घायल पड़े हुए आदमी पर पड़ती है। सर्गी उसे चेक करने लगता है कि क्या पता उसे उसकी जरूरत हो, मगर वो तो उल्टा सर्गी के पेट में ही चाकू मार देता है। उसे बेहद ही गंभीर चोट आई थी और उसका परिवार जल्दी से उसे कार में डाल आगे ले जाने लगता है ताकि कहीं मदद मिलने पर वे उसका इलाज करवा सके। अब कुछ आगे ही एक छोटा सा गांव देख वे खाली घर में सर्गी को ले जाते हैं। यहाँ उसकी एक्स वाइफ एरिना और करंट वाइफ एना दोनों किसी तरह से आसपास के घरों से सुई धागा मांग सर्गी के घाव को सी देती हैं। हालांकि उन्होंने घाव को सीकर उन्हें बंद तो कर दिया था, मगर इन्फेक्शन का क्या? उसे असल में एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। सर्गी को लगातार काफी ही तेज बुखार आता जा रहा था और एना नोटिस करती है कि जब वो उसके पास ही थी तो भी सर्गी बुखार में अपनी एक्स वाइफ एरिना का ही नाम पुकार रहा था। अब तक लियोन ने एक लोकल डॉक्टर को ढूंढ ही लिया जो कि उनकी एक कार के बदले में सर्गी को एंटीबायोटिक देने को तैयार थी और सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो एक इंजेक्शन के बदले में उनकी खाने से भरी कार ले गई थी, लेकिन सर्गी फाइनली अब इंजेक्शन के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहा था। सभी को लगा था कि अब वे अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे कि तभी उन्हें नोटिस होता है कि कोई उनके सारे ही खाने को चुरा ले गया। उन्हें पता था कि ये उनके पड़ोसियों ने ही किया होगा क्योंकि इस गाँव में वही अपने घर पर बचे थे। तो बोरिस और एना गुस्से में गन के साथ उनके घर में घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सभी इन्फेक्टेड लोग उनके खाने को खा रहे थे, यानी कि वो खाना भी उनके किसी काम का नहीं बचा और सब खाली हाथी आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक पावेल नाम का डॉक्टर भी मिला था जो कि सर्गी के घावों को चेक करने लगता है, उसे और दवाइयाँ देता है। यहाँ पावेल का चश्मा चूंकि टूटा हुआ था तो एरिना अपने पति की मदद के लिए उसे अपना एक कॉन्टेक्ट लेंस दे देती है। पावेल उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर होने के नाते अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के लोगों तक जरूरी दवाइयाँ पहुँचा रहा है। वो बताता है कि जब वो पिछले टाउन में गया तो वहाँ कई लुटेरों ने उसका सामान भी छीन लिया और उसी दौरान उसका चश्मा टूट गया था, लेकिन पावेल लोगों की मदद करना चाहता है, इसलिए वो इतना खतरा होने के बावजूद अभी भी लोगों की मदद के लिए घूमता फिर रहा है। अब बाकी ग्रुप पावेल को बाय बोल अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और जब वे थोड़ी ही आगे गए ही थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक मेन ब्रिज टूटा हुआ मिलता है। सभी समझ जाते हैं कि इसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा होगा, यानी कि अब उन्हें वापस जाकर दूसरे रूट से जाना है जो कि और ज्यादा लंबा पड़ेगा। यहाँ वे वापस आते हुए नोटिस करते हैं कि पावेल जिसने की रास्ते में सर्गी की मदद की थी अब उसे गाँव वाले लूट रहे हैं। वे गाँव वाले कहते हैं कि महामारी के फैलने के बाद सरकार ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए ही वे खुद के सर्वाइवल के लिए यहाँ से निकलने वाले लोगों को लूट रहे हैं। अब सारा ही ग्रुप पावेल को बचाने के लिए हवा में फायरिंग करते हुए गांव वालों को भगाने लगते हैं। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब वे बाहर पावेल की मदद कर ही रहे थे तब पीछे से कार में एक आदमी छोटे एंटोन को उठाने भी आता है और एंटोन उससे डरकर गाड़ी से बाहर निकलकर छिप गया था। दूसरी ओर पावेल गाँव वालों के हमले में कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता है, उसका काफी खून भी बह रहा था, तो सभी जल्दी से उसे गाड़ी में डाल वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि नन्हा एंटन तो पीछे ही रह गया। वो चिल्लाकर उन्हें बुलाता भी है मगर सभी लोग अब तक जा चुके थे। तो अब छोटा एंटोन डरते हुए जंगल के रास्ते से चलने लगता है और काफी देर चलने के बाद उसे गांव दिखाई दिया था जो कि अजीबोगरीब कारणों से बिल्कुल खाली पड़ा था। इसका कारण एंटोन को जल्दी समझ आता है जब वो देखता है कि यहाँ तो मिलिट्री घुसी हुई है और वे आम इंसानों तक को जो कि इन्फेक्शन से ग्रस्त नहीं थे वे उन्हें भी गोली मार रहे थे। एंटोन डरकर भागने लगता है जबकि एक सोल्जर ने उसे नोटिस कर लिया था और वो उसका पीछा करने लगता है। छोटा एंटोन भागते हुए पास के एक खाली पड़े हॉस्पिटल में जाकर एक बेड के नीचे छुप गया था। हालांकि यहाँ भी वो सोल्जर उसे ढूंढ ही लेता है और वो उसे गोली भी मारने वाला था कि पीछे से कोई उस सोल्जर के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये एक डॉक्टर थी और वो बताती है कि अब मिलिट्री आम लोगों तक को मार रही है। एंटोन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो अपने परिवार से अलग हो गया। तो वो डॉक्टर अब एंटोन को अपने साथ लेकर इस गांव से निकलने लगती है। यहाँ हर तरफ मिलिट्री फैली पड़ी थी, तो उनसे भागते हुए एंटोन के पैर में क्रैक आ जाता है। फिर भी डॉक्टर उसे पीछे नहीं छोड़ती और किसी तरह से अपने साथ घसीटते हुए एक सेफ जगह पर आकर उसका ट्रीटमेंट करती है। वह एंटोन को अपने साथ जंगल के बीचों बीच मौजूद एक छोटी सी
कम्युनिटी में ले आई थी, जहां आसपास के गांव के लोग मिलिट्री से भागकर छुपने आए थे। डॉक्टर आकर सबको रिवील करती है कि उन्हें मिलिट्री पर भरोसा नहीं करना है, कि तभी उन्हें पता लगता है कि मिलिट्री ने उनके इस ठिकाने को भी ढूंढ लिया। हालांकि वे लाउड स्पीकर से झूठा दावा कर रहे थे कि मिलिट्री उन्हें इन्फेक्शन से क्योर करने आई है, इसलिए सभी लोग बाहर उनके पास आ जाएं। लेकिन सभी लोगों को उनकी सच्चाई पहले से पता थी और वे एक घर की बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। हालांकि एक आदमी जो कि सोते हुए ऊपर ही रह गया था और सोल्जर्स ये देख कि आसपास कोई आम आदमी नहीं है, वे उसे गोली मारकर चले जाते हैं। जिसके बाद तो सभी लोग ये देखकर अब और गुस्से में भर गए थे कि मिलिट्री उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है, और वे सब अब उनसे बदला लेने का फैसला करते हैं। एक मेंबर बताता भी है कि वो पहले सोवियत आर्मी का सोल्जर रह चुका है और उसके पास अभी तक भी पुराने हथियार मौजूद थे। तो सभी लोग इकट्ठा होकर इन्हीं हथियारों से मिलिट्री बेस पर अटैक करने का फैसला करते हैं, जिन्हें कि वो रिटायर्ड सोल्जर लीड करेगा। दूसरी ओर डॉक्टर एंटोन को गांव के बाकी बच्चों के साथ एक गांव में छिपा देती है और फिर वो खुद भी बाकी लोगों के साथ उसी मिलिट्री कैंप पर अटैक करने निकल गई थी। अगर वे उस कैंप से मिलिट्री को भगा देते हैं तो फिर शायद से मिलिट्री उनके एरिया से निकल जाएगी। सभी कैंप के नजदीक आते ही अपने वेपन्स को कपड़ों में छिपाकर झूठ बोलते हैं कि वे तो मिलिट्री के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ आ गए। उन्हें पता था कि अंदर घुसकर ही वे सबसे ज्यादा नुकसान कर सकेंगे। कि तभी डॉक्टर को सरगे और उसकी एक्स वाइफ एरिना सोल्जर से लड़ते हुए दिखाई देती है, जो कि अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर तभी समझ जाती है कि वे जरूर से एंटोन के पेरेंट्स होंगे, जिसे कि वो अपने गाँव में छिपाकर यहाँ आ गई। लेकिन अब जल्दी गाँव वाले लोग मिलिट्री पर अटैक कर देंगे और वो कभी एंटोन के पेरेंट्स को उसका लोकेशन बता नहीं पाएगी। अब एंटोन के पेरेंट्स यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ से उनकी कहानी दिखाई जाती है। जब वे पावेल को कुछ दूर लाकर उसका इलाज कर रहे थे, तभी एरिना को रियलाइज हुआ कि उसका बेटा एंटन तो पीछे ही छूट गया। सभी जल्दी से भागकर उस जगह पर वापस भी गए जहाँ की उनके गाँव वालों से लड़ाई हुई थी, मगर अब उनका बेटा यहाँ आसपास कहीं नहीं था। एरिना बुरी तरह से रोई जा रही थी कि वो अपने इकलौते बेटे का ख्याल नहीं रख सकी। कि तभी बोरिस नोटिस करता है कि रोड के सहारे से छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल में जा रहे हैं। वे समझ चुके थे कि ये एंटोन ही होगा और वहां से सभी ग्रुप मेंबर्स एंटोन के पैरों के निशानों का पीछा कर उसी गांव में जा पहुंचते हैं जहां शुरू में एंटोन गया था। मगर अब यहाँ तो कोई जिंदा ही नहीं था, बल्कि सैकड़ों बॉडीज पड़ी हुई थी। एरिना और सरगे रोते हुए उनमें से एंटोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये जान सुकून मिलता है कि इनमें से एंटोन की बॉडी कहीं नहीं थी। तभी उन्हें ऊपर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जो कि नीचे पैम्पलेट्स फेंक रहा था कि वे छुपे हुए लोगों को अपने बेस पर बुला रहे हैं। तो कहीं नन्हा एंटोन तो वहीं नहीं चला गया। यही सोचकर सभी ग्रुप मेंबर्स मिलिट्री बेस पर जा पहुंचते हैं और आसपास घूमकर सभी से पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने छोटे एंटोन को देखा है। यहीं से वो पल था जब उन्हें उस दूसरे गांव वाले लोगों के साथ आई हुई डॉक्टर ने देखा था। अब प्रेजेंट में डॉक्टर उन्हें एंटोन के लोकेशन के बारे में कुछ भी बता पाती, उसके पहले ही गांव वाले सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर बाकी आम लोग भी मिलिट्री पर टूट पड़े थे और इसी केओस के बीच फाइनली डॉक्टर सरगे और एरिना को उनके बेटे एंटोन की लोकेशन बता ही देती है कि कैसे वो उसे एक हॉस्पिटल में भटकता हुआ मिला और अभी वो पास के ही एक गांव में बाकी बच्चों के साथ छिपा हुआ है। सभी जल्दी से भागकर वहीं जाते हैं, लेकिन अब बाकी के बच्चे उन्हें बताते हैं कि कैसे जब उन्हें पता चला कि एंटोन दूर शहर से आया हुआ है और उसका पिता सरगे काफी ही अमीर घराने से था, तो उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया और अपने यहाँ से भगा दिया। एरिना ये सुनकर वो टूट जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने एंटोन को ढूंढ ही लिया, लेकिन अब उसका बच्चा इतनी सर्दी में कैसे ही सरवाइव कर पाएगा। एरिना और सरगे इतनी भारी बर्फबारी के बीच एंटोन का नाम चिल्लाकर पूरे ही गाँव में घूम रहे थे और फॉर्चुनेटली आखिरकार एंटोन उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग में छिपा हुआ मिल ही जाता है। एरिना को उसकी दुनिया फिर से मिल चुकी थी, क्योंकि एंटोन के बिना वो जीकर भी क्या ही करती। अब पूरा ही ग्रुप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर से फिर से मिलता है और सरगे अपने बचे हुए थोड़े से खाने में से ही उस डॉक्टर को खाना गिफ्ट करता है, जो उसने ऐसे हालातों में भी उनके बच्चे एंटोन की जान बचाई। डॉक्टर भी एंटोन के लिए खुश थी और वो उसे आखिरी गुड बाय बोलती है। यहाँ सभी ग्रुप मेंबर्स फिर से उसी सेफ लोकेशन पर चलने के लिए तैयार थे, जो कि अभी भी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी तो एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी।
जब सरके की करंट वाइफ एना, जो कि अपनी कार में थी, वो अचानक से ही खुद को बीमार महसूस करने लगती है। उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जिसका एक ही मतलब है कि वो भी कहीं से इन्फेक्टेड हो ही गई। अब सरगे मुश्किल में था कि वो करे क्या। वो एना को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जबकि उसके एक्स वाइफ एरिना और पड़ोसी लियोन भी कहते हैं कि अगर वे एना के साथ रहे तो वे सब भी इन्फेक्टेड हो ही जाएंगे और सभी मारे जाएंगे। तो उन्हें एना को यहीं छोड़ना होगा। लेकिन सरगे अभी भी अपनी पत्नी एना को पीछे नहीं छोड़ता और सब साथ मिलकर ये फैसला करते हैं वे एक अलग से कार एना को चलाने देंगे, जिसके पीछे सरगे और एना से उसका बेटा मीशा दूसरी कार में होंगे, ताकि बाकी के मेंबर्स एना के पास जाने से बच सकें। सबसे पहले एना की कार थी, फिर सरगे और मीशा की कार और आखिर में सभी मेंबर्स की। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद ही एना की तबीयत खराब होने से वो ड्राइव नहीं कर पाती। मीशा बताता है कि पास ही में उसे एक घर दिखाई दिया था, तो सभी एना को उठाकर उसी घर में ले जाने लगते हैं। यहाँ पहले बाकी ग्रुप मेंबर्स अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ कोई पहले से मौजूद ना हो, मगर सभी लाइट्स जलने के बावजूद भी अंदर कोई नहीं था। ग्रुप जल्दी से एना को एक अलग कमरे में ले जाकर आइसोलेट कर देता है, ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और मेंबर तक ना पहुंच जाए। उनके साथ डॉक्टर पावेल तो था ही, तो वो सबको सेफ्टी मेजरमेंट सिखा देता है। उसके पास कुछ बेसिक दवाइयाँ भी थी, तो वो अभी के लिए एना को एंटीबायोटिक्स और ग्लूकोज देने का फैसला करता है, जिसके बाद उन्हें एना की हालत में सुधार आने का इंतजार करना होगा। सरगे, जो कि खुद अपनी जान को जोखिम में डाल एना को ये दवाइयां देने जा ही रहा था कि पावेल उसे रोक लेता है। वो उसे अपनी हिस्ट्री भी बताता है कि कैसे जब शुरू में ये इन्फेक्शन फैला ही था, तब उनके हॉस्पिटल में बहुत से मरीज आए और उनका इलाज करते हुए हॉस्पिटल के सारे ही डॉक्टर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और मारे गए। लेकिन पावेल खुद कभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तभी से जगह जगह घूमकर लोगों की मदद भी कर रहा है। इसलिए ही उसे लगता है कि शायद से वो इस नए इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है। उसके शरीर ने ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली जिस पर उस इन्फेक्शन का असर नहीं होता। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से मरीना के चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल उसने एक कमरे में कई सारे लोगों की बॉडीज देखी थी और सभी आसपास बड़े सबूतों से समझ जाते हैं कि ये घर एक मिलिट्री ऑफिसर का था, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ इन्फेक्शन से पीड़ित हो गया और उन्होंने इसे छुटकारा पाने का एक तेज और आसान रास्ता चुना। सभी जल्दी से उस रूम को खाली करते हैं और अब तो उनके सामने प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे इन्फेक्टेड लोग इसी घर में रहे थे, यानी कि अब वे अगर यहाँ रुके तो वे खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वही वे एना को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। सरगी को अपनी एक्स वाइफ एरिना और बेटे एंटन की भी चिंता थी, मगर वो अपनी करंट वाइफ एना को भी नहीं छोड़ सकता। तो अब वो दोनों में से किसे चुनेगा। यहाँ सरगे परेशान था, क्योंकि एना को वो इन्फेक्शन होने से उसका बच पाना नामुमकिन होगा। वहीं बाकी सब भी उस पर दबाव बना रहे थे कि वो एना को यहीं छोड़ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चले। वैसे भी दिन ब दिन वो इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो सरगे कहता है कि उस इन्फेक्शन से किसी की भी 3 दिन में मौत हो जाती है, तो वे यहीं रहकर 3 दिन तक एना के रिकवर होने का इंतजार करेंगे। क्या पता उसे कोई नॉर्मल बीमारी हो। तो अब सभी मिलकर घर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में वे लोग रहेंगे जो कि अब तक एना के पास रहे थे, जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, और दूसरे हिस्से में वे रहेंगे जो एना के आसपास तक भी नहीं गए। पोलिना बताती है कि कल रात जब वो एना को खाना देने गई थी, तब तक उसकी आंखें अपना रंग बदल चुकी थी, यानी कि उसे वही इन्फेक्शन है। और लियोन भी कहता है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मरीना को ऐसे खतरनाक हालातों में नहीं रख सकता। वो सिर्फ एक ही रात का इंतजार करेगा। दूसरी ओर मीशा, जो कि सरगे और एना का बेटा है, वो अपनी माँ की ऐसी हालत को देख काफी दुखी हो जाता है। उसने अकेले में खुद की जान लेने की कोशिश भी की, मगर पोलिना उसे आखिरी वक्त पर बचा लेती है। दरअसल मीशा बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार रहा है, मगर अब पोलिना से दोस्ती होने के बाद वो उसे अच्छी लगने लगी। हालांकि अब सुबह होते ही लियोन ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड एना के आसपास भी नहीं रहने देगा। वैसे भी उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, तो वो बोरिस से लोकेशन लेकर कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ पहले अकेला वहीं चला जाएगा और वहां जाकर उनके आने का इंतजार करेगा। सरगे ये सुन और गुस्से में था, क्योंकि उसी ने लियोन की फैमिली की उनके बुरे वक्त में मदद की। फिर भी उन्होंने अपना रंग फिर से दिखा ही दिया। सरगे नशे में अपने पिता के पास जाकर कहता भी है कि उन्हें भी एरिना और एंटोन के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। सरगे को लग रहा था कि हर कोई उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन उसे ऐसे नशे में देख उसकी एक्स वाइफ एरिना उसके पास आकर उसे संभालने लगती है। वो यकीन दिलाती है कि अगर एना को कुछ हो भी गया, फिर भी सरगे के पास उसकी दूसरी फैमिली तो है ही। वहीं दूसरी ओर एना धीरे धीरे मर रही थी और उसे बचाने के लिए पावेल एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करता है। उसे यकीन था
था कि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है। तो अब वो अपना ब्लड निकालकर एना में इंजेक्ट कर देता है, क्या पता उसके एंटीबॉडीज एना के इन्फेक्शन को भी ठीक कर पाएं। अब सभी पूरा ही दिन ऐसे ही परेशानी में बिताते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज का दिन एना की लाइफ का आखिरी दिन होगा। सुबह मीशा डरते हुए अपनी माँ को देखने जाता है, जो कि बेसुध हालत में लेटी हुई थी। मीशा बड़े ही भारी मन के साथ वापिस से सभी को ये दुख भरी खबर सुनाने जा ही रहा था कि सरप्राइजिंगली पीछे से उसे एना की आवाज आती है, जो कि अब खुद से बाहर तक आ गई थी। इसके अलावा उसकी आंखें भी अब फिर से नॉर्मल हो गई। मीशा यहाँ से भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है, उसकी माँ फिर से ठीक हो गई। वहीं सर्गे और पावेल भी चेक कर कंफर्म करते हैं कि अब एना को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ सर्गे काफी खुश था, वो पावेल को थैंक्स बोलता है जो उसकी वजह से उसकी पत्नी बच गई। अब सभी यहाँ से अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार थे, मगर उन्हें सुबह से ही बोरिस कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसे ढूंढने पर उन्हें वो प्रेयर रूम में बेहोश मिलता है। पावेल उसे चेक कर बताता है कि बोरिस को हार्ट अटैक आया है, वो बस अब कुछ ही पलों का मेहमान है। और अब यहाँ से बोरिस आखिरी बार अपने बेटे सर्गे से कहता है कि भगवान ने उसे एना और एरिना दोनों फिर से लौटा दी, तो अब से उसे दोनों का ही ध्यान रखना होगा। जिसके बाद आखिरकार बोरिस ने भी दम तोड़ ही दिया था। उसने अपनी फैमिली को सरवाइव करने का एक मौका दिया, वो लेक वाला केबिन उसी का था। तो अब सभी फैसला करते हैं कि वे बोरिस की बॉडी को वहीं लेक पर ले जाकर दफना देंगे, वही उनके लास्ट राइट्स करेंगे। अब सभी अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और जब कई घंटे की ड्राइविंग के बाद वे काफी आगे तक आ गए थे, तभी उन्हें रास्ते में लियोन की गाड़ी पलटी हुई मिलती है। वहीं लियोन, जो कि एना की इन्फेक्शन के डर के कारण अपनी पत्नी मरीना और बेटी पोलिना के साथ एक दिन पहले ही निकल आया था। यहाँ पवेला और सर्गे देखते हैं कि गाड़ी में खून के निशान भी हैं, यानी कि किसी न किसी को चोट आई होगी, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अब लियोन और उसकी फैमिली के साथ हुआ क्या, एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जब लियोन गाड़ी से लेक पर जा ही रहा था कि उसकी पत्नी मरीना का वाटर ब्रेक गाड़ी में ही हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है कि उसका बेबी अभी बाहर आ रहा है, और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच लियोन से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड के किनारे पर जाकर पलट गई। मरीना का बेबी इस एक्सीडेंट में नहीं बच पाया। लियोन ने फिर से सर्गे की फैमिली को पीछे छोड़ने की गलती की थी। यहाँ से लियोन मरीना और पोलिना को पैदल ही घसीटते हुए जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगा। एक्सीडेंट से मरीना की हालत तो बुरी थी ही, वहीं वो अपने बच्चे को खोने की शोक में भी थी। तो वहीं पोलिना भी चल चलकर थक चुकी थी कि तभी लियोन को जंगल के बीचों बीच एक कैबिन दिखाई देता है। लियोन जल्दी से वहां जाकर गन पॉइंट पर अंदर घुसने की कोशिश करता है। दरअसल यहाँ सिर्फ एक औरत ही अकेली रहती थी, तो लोयन आसानी से उसे बंधक बना मरीना और पोलिना को घर में ले आता है। बाहर तो वे ठंड से मर रहे थे, तो वो जल्दी से होम ओनर को बेसमेंट में बंद कर अपनी पत्नी को आग में सेकने लगता है। उसके हिसाब से अब के समय में अपने परिवार के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। हालांकि पोलिना को ये पसंद नहीं आता और वो खाना और पानी बेसमेंट में होम ओनर को देती रहती है, जबकि मरीना की तो मानसिक हालत अपने बच्चे को खोने के बाद बिगड़ चुकी थी। वहीं पोलिना और लायन भी परेशान थे कि वे मरीना का क्या करें। मरीना अक्सर डिल्यूजन में रहने लगी थी कि उसका बेबी अभी भी जिंदा ही है, तो तीनों अब इसी कैबिन में रहने लगते हैं। बाहर वैसे भी वे कहीं नहीं जा सकते थे। और एक दिन जब मरीना उठती है तो होम ओनर, जो कि बेसमेंट में बंद थी, वो धोखे से मरीना से खुद को आजाद करवा ही लेती है। जिसके बाद अब उस औरत ने उल्टा लियोन, पोलिना और मरीना को ही बेसमेंट में बंद कर दिया। लोयन यहाँ मरीना को समझाता भी है कि अब उनका बेबी वापस नहीं आने वाला, सो उसे होश में आना होगा। और यहीं पर मरीना अब लियोन के सामने सबसे बड़ा राज खोलती है। असल में तो वो बेबी लियोन का था ही नहीं, मरीना एक बार डांसर थी जो कि प्रेग्नेंट हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि बार में बहुत से लोग आते थे। तो उसने फैसला किया कि वो किसी अमीर आदमी को फंसाकर उसके साथ सेटल हो जाएगी, वहीं उसके बच्चे को पालेगा। इसी दौरान उसे एक रात लियोन बार में दिखाई दिया, जो कि अपनी पहली पत्नी यानी पोलिना की माँ की मौत के बाद दुख में ड्रिंक कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठा मरीना ने लियोन को अपने प्यार में फंसाया और उसे शादी कर ली। अब ये सच्चाई जान पोलिना और लियोन दोनों काफी दुखी थे जो मरीना ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। मगर फिर भी लियोन कहता है कि वो मरीना को इस हालत में अकेली नहीं छोड़ेगा, बेशक से उसने उसके साथ जो कुछ भी किया हो। दूसरी ओर जब सर्गे के ग्रुप को लियोन की गाड़ी पलटी हुई मिली तो उन्होंने उसे ढूंढा भी, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें लगा था कि लियोन अपनी फैमिली के साथ कोई और गाड़ी लेकर लेक पर चला गया होगा, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि मीशा उनके फैसले से खुश न था, क्योंकि उसे पोलिना की बहुत चिंता हो रही थी
एक वही थी जिसने आज तक मीशा को अच्छे से समझा था, वो उसे प्यार करने लगा था। सो वो कहता है कि उन्हें पोलिना को आसपास घूमकर ढूंढना ही होगा और वो गुस्से में अकेला ही पोलिना को ढूंढने जाने लगता है कि इसी बीच उसे फिर से दौरा आ जाता है और पावेल उसका इलाज कर अब सभी मिलकर उसे लेक पर ले जाने लगते हैं। यहाँ से उनके आगे की जर्नी काफी ही स्मूथ रही थी और 2 दिन के बाद वे फाइनली लेक पर सही सलामत पहुँच भी जाते हैं। सर्गे कहता है कि उसके पिता बोरिस का मानना सही था, इस लोकेशन पर बहुत ही कम लोग आ पाएंगे, हो सकता है कि आसपास कोई एक आध आदमी हो, मगर हजारों किलोमीटर तक भी यहाँ कोई आसपास गाँव नहीं है, सो वे सब यहाँ सेफ रहेंगे। हालांकि मीशा अभी तक भी गुस्से में था क्योंकि उसे पता था कि पोलिना की फैमिली यहाँ नहीं पहुँची, यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं थी। अब वे चलकर लेक के बीचों बीच मौजूद एक बोट कैबिन तक जाने लगते हैं। यहाँ उनके पास नेचुरल पानी के रिसोर्सेज थे और लेक से वे मछलियाँ निकाल सकेंगे। यहाँ बहुत सारा खाना और सप्लाईज तो वे अपने साथ लाए भी थे। हालांकि जब वे दरवाजे तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनका लॉक ही तोड़ रखा था। वे समझ जाते हैं कि उनसे पहले कोई यहाँ आकर रहने लगा। हालांकि अभी अंदर कोई नहीं था, यानी कि कोई बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है कि तभी उन्हें किसी के अंदर आने की आहट होती है और सभी छुपकर उसके अंदर आने का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल ये तो सिर्फ एक लड़का था और सर्गे गन पॉइंट पर उसे कहता भी है कि ये असल में उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे अभी यहाँ से जाना होगा। सर्गे उसे गन पॉइंट से ही लेक से ले जाने लगता है। अब उस लड़के को पता था कि इस लेक से बहुत दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं, कोई घर भी नहीं, यानी कि वो वैसे भी ठंड में मारा जाएगा। तो वो बहाना बना सर्गे को ही मारने का प्लान बनाता है। हालांकि सर्गे भी चालाक था और वो उसके अटैक करने से पहले ही उसे गोली मार देता है। उसे खुद के लिए बुरा भी लग रहा था कि उसके हाथों किसी की जान चली गई, मगर ऐसे पोस्ट एपोलिटिक समय में अपनी फैमिली के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो वापस से अपने परिवार के पास अपने पिता बोरिस की बॉडी को लेक के किनारे दफना देता है। बोरिस ने ही उन्हें रास्ता दिखाया जब वे मुश्किल हालातों में थे और यहाँ से सब एक साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। उन्हें पता था कि बाहर शायद ही कोई उस इन्फेक्शन से जिंदा बच पाएगा, तो वे सब यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि अरीना को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। जब एना इन्फेक्शन से बीमार थी तो उसे लगा था कि सर्गे फिर से उसके पास आ जाएगा, मगर एना बच ही गई और सर्गे उसकी भी उतनी ही केयर करता है जितनी वो एरिना और एंटोन की करता था। दूसरी ओर सर्गे अपने दोनों ही बेटों एंटोन और मीशा को लेक से मछलियां पकड़ना सिखाता है। यहाँ पर सब कुछ शांत था, बाकी दुनिया भर में जो कत्लेआम चल रहा था उसका किसी को अंदाजा तक नहीं। हालांकि मीशा अभी तक भी पोलिना को लेकर परेशान था। उसे डर था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वे उनसे एक दिन पहले यहाँ के लिए निकले थे, मगर उन्हें यहाँ पहुँचे भी कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पोलिना की फैमिली अभी तक भी यहाँ नहीं आई। और अब अगली ही सुबह जब एरिना अपनी गाड़ियों से सामान लेने गई ही थी कि वो देखती है कि उनकी गाड़ी अब गायब है। शुरू में सर्गे को लगा था कि किसी ने वो गाड़ी चुरा ली होगी, मगर बाद में उसे पता चलता है कि घर से तो मीशा भी गायब है। एना उसे बताती है कि वो तो आज सुबह से ही जब से वो सर्गे के साथ मछलियां पकड़ने गया था। ये सुनकर तो सर्गे और डर जाता है क्योंकि वो तो आज मछलियां पकड़ने गया ही नहीं था। सभी जल्दी से भागकर जमी हुई लेक के पास जाने लगते हैं कि कहीं मीशा अकेले मछली पकड़ने ना गया हो। उन्हें वहाँ पर टूटी हुई बर्फ का एक हिस्सा भी मिलता है जहाँ की मीशा का स्कार्फ पड़ा हुआ था, यानी कि मीशा अकेले में मछलियां पकड़ने आया होगा और बर्फ टूटने से वो ठंडे पानी में नीचे गिर गया। एना बुरी तरह से रोए जा रही थी जबकि सर्गे कोशिश कर रहा था कि मीशा उसे कहीं दिख ही जाए, लेकिन यहाँ तो पानी में कोई बॉडी थी ही नहीं। और सर्गे रोते हुए एना से माफी मांगता है कि उसे मीशा को अपने साथ मछलियां पकड़ने लाना ही नहीं चाहिए था, जबकि एना कहती है कि मीशा पिछले कुछ दिनों से पोलिना को लेकर परेशान था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही पानी में कूद गया हो। वो ऐसा पहले भी करने की कोशिश कर चुका था। दूसरी ओर वही गाड़ी दिखाई जाती है जो की सर्गे की कैबिन से गायब हुई थी और रिवील होता है कि में तो मीशा ही है जो कि पोलिना को ढूंढने के लिए ड्राइव कर वहीं आ गया जहाँ की उनकी कार पलटी हुई थी। वो पोलिना को लेकर परेशान था, इसलिए सुबह जल्दी से उठकर पहले उसने बर्फ तोड़कर वहाँ अपना स्कार्फ छोड़ा ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो मारा गया और वे उसे ढूंढने ना निकले। और फिर वो एक गाड़ी लेकर वापिस आ गया। अब वो गाड़ी के पास के जंगलों में घूमने लगता है ताकि उसे कहीं पोलिना की फैमिली का पता लग ही जाए। दूसरी ओर पोलिना तो अपनी फैमिली के साथ उस औरत की बेसमेंट में पिछले कई दिनों से बंद थी। वो औरत उनसे
चुन चुन कर बदले लेती है। वो बस उन्हें पूरे ही दिन में थोड़ा सा पानी देती ताकि वे मरे ना। वो बीच बीच में लियोन को बांधकर उसे सर्दी में लकड़ियां कटवाती और उसके बदले में उसकी फैमिली को सिर्फ खाने के लिए कच्चा मांस दिया जाता। कई बार प्रकृति इंसानों का घिनौना चेहरा सामने लाने का तरीका ढूंढ ही लेती है। जो कुछ भी वो औरत लियोन की फैमिली के साथ कर रही थी, यहाँ लियोन भी अपनी बेटी पोलिना और वाइफ मरीना के लिए सब कुछ सह रहा था कि अब इतने दिनों के टॉर्चर के बाद अब एक रात वो औरत लियोन को बेड से बांधकर उसे तड़पाने लगती है। उसके पास एक गन भी थी। वही इन जंगलों के बीच उनकी चिल्लाने की आवाजों को कौन ही सुनेगा। जबकि दूसरी ओर रात होते होते मीशा भी पोलिना को ढूंढते हुए इसी कैबिन की ओर आ चुका था। उसे रास्ते से पोलिना के कपड़े भी मिले थे और अब जंगल के बीचों बीच एक कैबिन में लाइट जली देख मीशा काफी खुश हो जाता है कि पोलिना की फैमिली यहीं पर आई होगी। मीशा खुशी से कैबिन की ओर भागकर जाने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे जब उसे कोई नहीं समझता था तब एक पोलिना ही थी जिसने उसे सहारा दिया, उसे मरने से बचाया। लेकिन जब वो भागकर कैबिन की ओर जा ही रहा था कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप काफी ही मजबूत था। मीशा चाहकर भी हाथों से इसे तोड़ नहीं सकता था। तो अब वो अपनी एक गन निकालता है जो कि वो अपने पिता की चोरा लाया था और फिर उस ट्रैप की चेन पर गोली फायर करता है। ये सेम वही वक्त था जब अंदर वो औरत लियोन को टॉर्चर कर रही थी कि तभी उन्हें बाहर से किसी गोली की चलने की आवाज आती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा लियोन बेड से बंधे होने के बावजूद उस औरत पर अटैक कर देता है। वो उस पर गोलियां भी चला रही थी मगर खुद को छुड़ाकर लियोन आखिरकार उस औरत के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर ही देता है। वो जल्दी से बेसमेंट के दरवाजों को खोल पोलिना और मरीना को ऊपर निकालता है। यहाँ मरीना रोकर अपने पति से माफी भी मांगती है जो कुछ भी उसने लियोन के साथ किया था। वे जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं कि वो गोली की आवाज किसकी थी और उन्हें बाहर मीशा बेहोश हुआ मिलता है। वे समझ गए थे कि मीशा उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। अब लियोन जल्दी से उसके पैरों से ट्रैप निकाल उसके घावों को ट्रीट करता है। जबकि पोलिना अपने पेरेंट्स के सामने ही मीशा को किस करते हुए थैंक्स बोल रही थी। वो उसके लिए यहाँ तक आ गया। अब थोड़ी देर में होश में आने के बाद मीशा उन्हें सब कुछ बताता है कि उनका ग्रुप उस लेक पर पहुंच ही गया जहां कि वे आराम से रह सकते हैं। यहाँ लियोन मीशा को थैंक्स बोलता है और वे अब एक साथ मीशा की गाड़ी से वहां चले जाएंगे। अब लियोन जाने से पहले इस घर की ओनर को बेसमेंट से निकाल देता है। वो चाहता तो उससे अपने किए का बदला ले सकता था मगर अब तक वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपनी पत्नी मरीना को भी माफ कर दिया जिसने कि उसे इतना बड़ा धोखा किया था। अब लियोन ने बदला लेना छोड़ दिया था। वो तो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार था जो उसका परिवार अभी भी उसके साथ है। वे सब जीवित हैं। सभी मिलकर मीशा की कार से बर्फ को साफ करते हैं। हालांकि अब वो स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी उन्हें एक पादरी नजर आता है जिसे कि मैकेनिक का काम भी आता था और वो उनकी कार को स्टार्ट कर ही देता है। अब मरीना सबके सामने अपने किए का पश्चाताप करना चाहती थी। उसने किसी और के बच्चे को लियोन के सिर लगाया जब वो अपनी पहली पत्नी की मौत से दुखी था। हालांकि लियोन ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वो इस बार पादरी को फिर से सच्चे दिल से लियोन से शादी करवाने को कहती है। पादरी इसके लिए तैयार था। वहीं पीछे से मीशा भी पोलिना से अपने प्यार का इजहार करता है और वे दोनों भी शादी करने को कहते हैं जहां से पादरी अब दोनों ही जोड़ों की शादी करवा देता है। बेशक से यहाँ कोई मेहमान ना हो, कोई पार्टी ना हो मगर एक बेहद सिंपल शादी दोनों जोड़ों के लिए बहुत खास थी। वे एक मुश्किल समय में एक साथ थे। दूसरी ओर एना तो मीशा की मौत को लेकर बहुत दुखी थी। सर्गे के समझाने के बाद भी वो रातों को सो नहीं पाती कि इसी बीच रात को अचानक से उनके कैबिन के पास एक धमाका होता है। सभी बाहर देखने जाते हैं कि ये क्या हुआ। दरअसल ये तो एक प्लेन था जिसके शायद से पायलट्स इन्फेक्टेड हो गए होंगे और ये प्लेन यहीं पर क्रैश कर गया। वे प्लेन के मरे हुए लोगों को देख समझ जाते हैं कि अभी तो बाहर की दुनिया बहुत बदतर हालत में है। पावेल तो और ज्यादा परेशान था क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद यहाँ शांति से जीवन बिता रहा है जबकि बाहर पूरी दुनिया मर रही है। और अगली सुबह वो सबको इकट्ठा कर बता ही देता है कि वो फिर से मेन सिटी में जा रहा है। उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसे अपने रास्ते में कुछ दोस्त मिले और वो उनके साथ यहाँ शांति से आकर रहने लगा। जिस बीच वो अपना मकसद ही भूल गया कि उसे लोगों की जान बचानी है। अब उसे ऑलरेडी पता था कि उसके ब्लड से इस इन्फेक्शन का एंटीडोट बनाया जा सकता है। तो वो अभी नेशनल लैब में जाकर एंटीडोट बनाने पर काम करेगा ताकि दुनिया को इस इन्फेक्शन से बचा सके। अब पावेल सबको गुड बाय बोल निकल गया था और कुछ ही देर बाद जब सर्गेंटोन के साथ ही था उसे कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये तो मीशा था जो कि लियोन के परिवार को यहाँ ले ही आया। सर्गे भागकर मीशा को गले से लगा लेता है
उन्हें लगा था कि वो मर गया होगा, मगर अब फिर से फाइनली सबका रीयूनियन हो ही गया। फर्गी यहाँ से अपनी दोनों ही फैमिलीज एरिना और एना उनका साथ देगा। वहीं अब तो लियोन का परिवार भी यहीं आ चुका था, जबकि मीशा भी पोलियोना के साथ काफी खुश है। वे सब यहाँ एक साथ मिलकर बहुत लंबे समय तक शांति भरा जीवन जी पाएंगे। वहीं पावेल तो एंटीडोट बनाने गया ही है, तो जब उसके एंटीडोट से दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी तब वो उन्हें यहाँ लेने आ जाएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। साथ ही सीरीज का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था कमेंट्स में बताएं।